हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिल्पी आप लोगों के लिए आई हूँ हिस्ट्री के पूरा सिलेबस और हमारा पहला चैप्टर चल रहा है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। मैं ऑलरेडी आप लोगों को कई सारी चीजें इसमें कवर करा चुकी हूँ, जिसके कई सारी क्लिप्स पड़ी हुई हैं, आप चेक कर लीजिएगा, जिसमें मैंने पर्सनालिटीज, डेट्स और उसके साथ में जो भी रीजन थे वॉर के वो मैंने बता दिए हैं। इवेंट्स, कैसे वॉर एक जगह से कई कई जगहों पर स्प्रेड हुई वो भी बता दिया है मैंने। एंड वॉर फेल कैसे हो गई थी, जो कि बहुत बड़ा सस्पेंस था, वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट, क्योंकि स्टोरी में इतने प्यारे प्यारे एनेक्डोट भी मैंने आपको ऐड ऑन किए हैं कुछ कुछ पॉइंट्स में, जिसको सुन के आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, स्टोरी को मजे से सुनिएगा, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, क्वेश्चन आंसर जब लगाएंगे तब देखा जाएगा। फिलहाल नरेशन स्टोरी बस ऐसे ही सुनना है, मजे से स्टोरी सुनिएगा। ठीक है, एंड एज और प्रतीक सर सेज, वन लाइफ वन एम क्या है, 100 मार्क्स। ठीक है, तो 100 मार्क्स के लिए पढ़ना है हमें, 100 मार्क्स हिस्ट्री में लाने हैं हमें कैसे भी, और आते भी हैं। ठीक है, तो डरिएगा मत, बोरिंग नहीं है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, बस आप पढ़ते रहिए और कुछ नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा कौन सा टॉपिक है, 1 सेकेंड, अरे डिलीट करना है ना, कहाँ गया। तो आज हम पढ़ेंगे फाइनल टॉपिक हमारा इफेक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, जो कि इंटरेस्टिंग है। आखिरकार वॉर खत्म हो ही गई, हम फेल हो गए, यस शिट हम फेल हो गए, बट स्टिल 90 इयर्स के अंदर हमने पूरी आजादी ली है, सो डोंट फॉरगेट दैट। तो हमें अभी क्या पढ़ना है, इफेक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए वॉर के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक वॉर हुई है बहुत बड़ी, कई महीनों तक चली है, कई लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, बहुत ही मैसिव लेवल पर हुई थी, तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम इफेक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी हुआ, ब्रिटिशर्स पर भी हुआ, आर्मी पर भी हुआ, सब जगह हुआ, ब्रेकिंग न्यूज, सब जगह पर इफेक्ट हो गए। ठीक है, तो कैसे कैसे हुआ वो देख लेते हैं। एज यू कैन सी, ये कौन है, ब्रिटिशर्स है ना हमारे, और ये कौन है, ये तो हमारा प्यारा इंडिया है ही, ये तो लड़ ही रहा था, इसने तो मतलब डिक्लेयर कर ही दिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मैंने लड़ ली है, अब मैं लड़ता ही रहूंगा। ठीक है, एंड देन ये है हमारे ब्रिटिशर, और ब्रिटिशर्स पे देखिए ये क्राउन लगा हुआ है, क्राउन देख रहे हैं। चलिए अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं कि ये क्राउन हमारे ब्रिटिशर पे लगा हुआ, ये जो क्राउन है ना, ये क्राउन बता क्या रहा है। हुआ क्या, वॉर जब ओवर हुई उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने ऐसा बोला पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कि आप लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी जो वहां पर इस समय इंडिया में पूरी तरह से बिजनेस कर रही थी, वॉर कर रही थी, सब कुछ मैनेज कर रही थी, ब्रिटिश क्राउन ने बोला कि आप लोग मैनेज नहीं कर पाए, इस वजह से इतनी बड़ी वॉर हुई। अगर आप लोगों के साथ उस आर्मी में सिख, गोरखा और ये लोग ना होते तो हम हार सकते थे, हमें इंडिया छोड़ना पड़ सकता था। तो इसलिए ब्रिटिश एम्पायर बिल्कुल परेशान हो गया, परेशान क्या हो गया, गुस्से में आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी पे, और ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि अब आप अपना बिजनेस बंद करिए और मैं यहां से रूल करूंगी, और अब आप एडमिनिस्ट्रेटिवली और पॉलिटिकली वहां पर रूल करेंगे। ठीक है, ना कि बिजनेस वाला, ताकि क्या हो, फिर से कोई वॉर करने ना चलाए। अब भाई वो लोग डर गए हैं। ओके, तो क्या है ये क्राउन, अब क्राउन रूल आ गया है, मैं डायरेक्ट लड़ूंगा इंडिया से क्योंकि आप लड़ नहीं पाए। ठीक है, बट हमारा इंडिया बहुत ही काम डाउन रह के उस समय एकदम स्माइल करके वो भी क्राउन लगा लेता है, कहता है ठीक है आओ, थोड़े दिन बाद तो निकाल ही देंगे तुमको कैसे भी करके। ठीक है, तो ऐसे हुआ यहाँ पर। तो चलिए एक इफेक्ट क्या हुआ यहाँ पे, यानी कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्ट क्या था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हटा करके आपको क्राउन रूल चला गया, क्राउन रूल आ गया आपका। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या आता है, क्वीन विक्टोरिया वहां पर थी उस समय इंग्लैंड में, उन्होंने वहां पर एक फॉर्मेट जारी किया जो कि लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा और बोला कि अब से 1858 गवर्नमेंट एक्ट लगाया जाएगा, जिसमें हम लोग अब रूल करेंगे डायरेक्टली ब्रिटिश से, इंग्लैंड से डायरेक्टली हम रूल करेंगे और कोई रूल नहीं करेगा, जो भी हम बताएंगे, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट बताएगी वही यहां पर फॉलो होगा, अदर देन दैट नहीं होगा। ठीक है, बाकी जो बिजनेस वगैरह है वो हम बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप करोगे, उसके अलावा आप कुछ नहीं करोगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया। ठीक है,
और इसके साथ ही इन्होंने ये एक और अच्छी चीज भी की, विच वॉज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। कौन कौन सी थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, याद आई वो नेचुरल बर्थ वाली? हाँ, तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मैंने आपको सेकेंड और फर्स्ट वीडियो दोनों में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, तो देख लीजिएगा उसको, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, सब्सिडरी अलायंस हो गया, ये सब उन्होंने बंद कर दिए कि ये सब नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह से लोग परेशान हुए, जिसकी वजह से हमारे हाथ से इंडिया जाते जाते बचा है, भैया इसको बंद करो। तो ऐसा करके उन्होंने वहां पर ये जो पॉलिसी थी उनको क्या कर दिया, पुट ऑन होल्ड। ओके, तो उनको पॉलिसीज को भी होल्ड पे डाल दिया कि अभी इनको मत लाइए, सब खौरियाए बैठे हुए हैं भैया, लड़ने लग जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, आफ्टर 1858 द ब्रिटिश कंटिन्यूड देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। हुआ ये, ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं ये हो गया था आपस में कि अगर यूनिटी होती, ये हिंदू मुस्लिम सब यूनिटी में हैं, सारी कास्ट सारी रेस सब लोग यूनिटी में हैं, तो हम यहां से निकाले जा सकते हैं। तो इन्होंने क्या सोचा, डिवाइड कर दो ताकि हमारा रूल बना रहे, और वहीं से शुरू होता है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल आज भी चलता रहता है, पॉलिटिकली यूज होता है, जो कि बहुत ही खराब है। तो ये ब्रिटिशर्स का दिया हुआ डिवाइड एंड रूल था, जो हिंदू मुस्लिम का जो जत्था लगा हुआ है ना हमारे ऊपर, ये हिंदू मुस्लिम वाला, तो ब्रिटिशर्स ने यहां से स्टार्ट किया है डिवाइड एंड रूल। हम लोगों को कास्टिज्म में बांट दिया कि आप छोटे हैं, आप बड़े हैं, आप पंडित हैं, आप शूद्र हैं। हिंदू को मुस्लिम से अलग कर दिया, सो दैट आप हेल्प ही ना कर सको। वरना क्या था, सब आपस में हेल्प कर रहे थे एक दूसरे की कि ब्रिटिशर्स को हटाओ। तो इस वॉर के बाद इन्होंने एक ये भी पॉलिसी लगा दी, भाई उनके यहाँ भी तो कोई आईएएस ऑफिसर बैठे होंगे ना बुद्धि लगाने वाले, कि ये करो, डिवाइड कर दो, रूल कर लेंगे फिर हम लोग ज्यादा दिनों तक। इसकी वजह से यस, इन लोगों ने 90 ईयर्स और रूल किया, वरना तो शायद पहले भी जा सकते थे, क्योंकि पता तो सबको चली गया था कि ये हमारा भला तो करने वाले नहीं है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर तीसरा क्या था इफेक्ट इसका, डिवाइड एंड रूल। ओके, गॉट दैट। ये देखिए, द फीलिंग अमंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट कर दिया इन्होंने, विच वॉज वेरी बैड। ओके, उसके बाद क्या होता है, आफ्टर द रिवॉल्ट द आर्मी वॉज थॉरली रीऑर्गेनाइज्ड। रीऑर्गेनाइज्ड मतलब क्या है, हुआ ये था कि अभी जब पहले जो आर्मी थी, मैंने आपको इसके रीजन में आपको बताया था कि इस वॉर का जो एक कारण था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडियन आर्मी ज्यादा थी, फोर्स में इंडियंस ज्यादा थे, जिस वजह से यूनिटी थी, मेजॉरिटी थी, और वॉर करने के लिए वो लोग तैयार हो गए थे। तो अब ब्रिटिशर्स डर चुके थे, उनको ऐसे हुआ, भैया इंडियन वाले को हटाओ फोर्स में से, जितना कम हो सके रेशियो कम करो, नहीं तो ये लोग फिर से लड़ेंगे, फिर से इनको पावर मिल जाएगी। तो ये क्या हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी। आर्मी में रेशियो ही चेंज कर दिया, इंडियन सब बहुत कम रह गए, ब्रिटिशर्स आर्मी ज्यादा आ गई, और जो सिख और गोरखाज ने इनको सपोर्ट किया था उनके रेशियो ज्यादा आ गए, सॉरी इंडियंस को कम कर दिया गया। तो ये था आपका क्या, आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन, ये इन्होंने कर दिया, ठीक है, ताकि आगे वॉर के चांसेस ना बने। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन तो रीजन भी था और बाद में भी हुआ। बाद में क्या हुआ, इन्होंने और भी ज्यादा बुरी तरीके से क्या किया, हमारा जो रॉ मटेरियल था वो सब ले ही जा रहे थे, और जो मैन्युफैक्चर्ड पूरा प्रॉपर बना हुआ माल होता था वो लेकर के आते और महंगे में बेचते थे। हैंडीक्राफ्ट तो पूरा डिस्ट्रॉय हो ही गया था हमारा। तो ये सारी चीजें बढ़ती चली गई, ना कि रुकी। सी, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड प्लेस वर दे डम्प देयर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। और ज्यादा इंडिया में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया कि जो मैन्युफैक्चर्ड चीजें थी वो सब डंप करना स्टार्ट कर दिया। दैट मीन्स इंडिया को मार्केट बना दिया, इंडिया को बाजार बना दिया, चीजों को सेल करने का, पैसा कमाने का। रॉ मटेरियल उठाओ, सामान बढ़िया बना के ले जाओ और पैसा उठाओ, पैसा सिर्फ लेना, जिसकी वजह से ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी निकली थी। वो सेकंड चैप्टर में आपको मिलेगी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसकी भी, ड्रेन ऑफ वेल्थ की, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ की स्टोरी निकलती है। जो निकालते हैं कौन, दादा भाई नौरोजी जी। तो दादा भाई नौरोजी जी ने फिर जब ये सब इकोनॉमिक कॉजेस देखे तो उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी निकाली थी, जिसमें क्या होता था,
हम पे कुछ आ ही नहीं रहा है पैसे का, बस लिए चले जा रहे हैं, लिए चले जा रहे हैं, अमीर हुए जा रहे हैं, हमारी सोने की चिड़िया कब चांदी से पत्थर बन गई पता ही नहीं चला। ठीक है, तो ये आपका इकोनॉमिक कॉसेस में आ गया। एंड एक बहुत ही बढ़िया चीज क्या हुई, वो ये देखिए, पिक्चर देखिएगा, राइज ऑफ नेशनलिज्म। ये सब तो हो गया, ठीक है, फेल हो गया, सब हो गया, लेकिन हमारा इंडिया अब ग्रो कर गया। एज यू कैन सी, जेरी भी बड़ा हो गया है, अब नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं, अब मैं लड़ूंगा। नेशनलिज्म आ गया है, नेशनलिज्म आ गया बहुत ही तगड़ी तरीके से कि भाई अब कुछ भी हो जाए मैं इंडिया को बचा के रहूंगा, सो दैट विद इन 90 ईयर्स हम आजाद हो सके। तो ऐसा ही कुछ यहां पर भी हुआ। सी, ब्रिटिशर्स तो लगे हुए हैं कि भाई ये बैन कर दो, ये बैन कर दो, वो कर दो, ये वाले एक्ट लगा दो, वो वाले एक्ट लगा दो, बट नाउ इंडिया इज रेडी टू फाइट। क्योंकि नेशनलिज्म, एक पेट्रियोटिक फीलिंग जब आपकी आ जाती है ना, तो आप अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। सो दैट उन 90 ईयर्स में फिर से इंडिया ने इतना अच्छा कमबैक किया, आईएनसी फॉर्म हुई, कई सारे रिफॉर्म्स हुए, रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए, वो सब सेकेंड चैप्टर में है। तो उनकी स्टोरी और भी अच्छे से सुनने के लिए सेकेंड चैप्टर में मिलेंगे। बट फॉर दिस चैप्टर यहीं तक थे हम, यहीं तक स्टोरी थी हमारी। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, मुझे तो बहुत मजा आया, डेफिनेटली आप लोगों को बताने में आपको भी मजा आया होगा। और अच्छे से पढ़िए, इसके सारे पार्ट देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने स्टोरी बिल्कुल एकदम काम डाउन होके बिना टेंशन वाली वैसे बताइए। रही कीवर्ड्स की बात, तो वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज के बारे में हम बाद में उसमें बात करेंगे, ओके। ये सिर्फ नरेशन ऑफ स्टोरी था, पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू।